नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें CPO मेंस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और हमें अपने माइंड में क्या टारगेट लेके चलना चाहिए कि जिससे हमें एक जो नौकरी है CPO के थ्रू वो हमें मिल जाए। आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो फिजिकल हैं वो मैक्सिमम रीजन के ख़त्म हो चुके हैं। नॉर्थ रीजन के 11 नवंबर तक हैं, उसमें ही मैक्सिमम बच्चों के ख़त्म हो चुके होंगे। तो अब जहाँ तक है 70 से 80% बच्चों के फिजिकल ख़त्म हो चुके हैं। जिनके फिजिकल हो चुके हैं वो अपने मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब फिजिकल का ऐसा है सच कोई रिजल्ट नहीं आना, वो सिर्फ नाम आने एक फॉर्मेलिटी है। तो आप अभी से अपने मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर करोगे और अपने लिए एक जॉब ले पाओगे। जैसे कि मैंने आपको फिजिकल की वीडियो में भी बताया था, जैसे स्टार्टिंग में होता है तो फिजिकल पास करने वालों का रेशियो कम रहता है, लास्ट में जाके हल्का हल्का रेशियो बढ़ता रहता है, लेकिन ओवरऑल रेशियो जो आएगा वो 50% के आसपास ही आएगा कि टोटल जितने बुलाते हैं उसमें से 50% आएंगे और 50% फिजिकल क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल यही रेशियो रहता है हमेशा से, चाहे कितना टाइम मिल जाए। तो उम्मीद अब की बार भी यही रेशियो रहेगा। अब बात करते हैं हमें CPO 2024 के मेंस की तैयारी कैसे करनी है। मेंस की तैयारी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। तो पहले उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर अब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहले इस टाइम पे आप कोई भी नया बैच ज्वाइन ना करें इंग्लिश का। आप सोचो कि मैं बैच लेके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर दूंगा, तो अब वो टाइम चला गया। अब सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो बैच लेके अपने पैसे और टाइम की वेस्टेज ना करें। दूसरा है कोई भी टेलीग्राम का पेड ग्रुप जिसमें डेली टारगेट बताते हो कि ऐसे ऐसे करो। डेली टारगेट भाई, ये इंस्पिरेशन अंदर से आनी चाहिए। आपको जॉब चाहिए तो आपको खुद ही वो लगन होनी चाहिए। दूसरा हमसे 100-200 रुपये लेके हमें ये बताएगा हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। चलो एक हल्की फुल्की गाइडेंस की जरूरत होती है, जैसे जिसको नहीं पता हो कि भाई ये स्टडी करो वो करो, वो अलग कहानी है। लेकिन अब आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, प्री क्लियर कर चुके हो, तो यानी आपका इतना लेवल है कि आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हो। तो अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, अपने आप को इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना। तीसरा चीज़ है किसी चीज़ टीचर के प्रैक्टिस बैच ले लिए, नई बुक खरीद ली, ये खरीद लाऊं, नई बुक ये खरीद लाऊं। तो कोई भी ऐसी बुक जिसको आप 3 बार रिवाइज ना कर पाओ, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना स्टेमिना देख लेना कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, किस हिसाब से तैयारी कर सकते हो, और क्या आप जो बुक लाने जा रहे हो उसको 3 बार रिवाइज कर पाओगे। तो इसी हिसाब से अपनी बुक परचेज़ करना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये आपके नंबर बढ़ाएं ना बढ़ाएं पर घटाने से बचा लेंगी, आपका टाइम वेस्टेज बताएंगे। अब बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने सबसे पहले भी बताया था, जितना आप तैयारी को सिंपल रखोगे उतने चांसेस हैं कि आप एक चीज़ को बार बार करोगे और आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो सेक्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रामर सेक्शन। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को आप जितना बार बार पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट देगी। आपको लगेगा आपको कुछ रूल याद नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको पढ़ते रहो, जब आप एग्ज़ाम में आएंगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में रूल क्लिक होगा, इसकी गारंटी है। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को चैप्टर आप रिवीजन इसका बढ़ा दो। 15 चैप्टर हैं, एक दिन में 7 पढ़ो, नेक्स्ट डे 7 पढ़ो, क्योंकि आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है। आप रीडिंग लगाते जाना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रूल अपने आप याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये तो हो गया हमारे ग्रामर सेक्शन के लिए हमें क्या करना है। वोकैब के लिए आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर वोकैब जो भी बुक आपके पास हो, जो प्री की तैयारी करी हो आपने, पिनेकल से, किरण से, ब्लैक बुक से, जो भी बुक है उसी को बार बार करो प्रीवियस ईयर के लिए। और RB टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएंगी, जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनकी PDF इंग्लिश की, खासकर वोकैब की, वो सारी भी आपको पढ़ के जानी है 3-4 बार, क्योंकि SSC मैक्सिमम चीज़ें रिपीट करेगा, या आपने प्री में भी देख लिया होगा। ये तो बात होगी हमारी वोकैब ग्रामर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और नरेशन। इस सेक्शन में जो बच्चा गलती कर गया वो मान लो भीड़ से काफ़ी पीछे हो जाएगा। 45 से 50 नंबर के बीच में ये सेक्शन वेटेज करता है, और आपको इस सेक्शन में नंबर नहीं कटने देना। कोशिश करना है कि इस सेक्शन में आपके कंप्लीट नंबर आए। जो बिल्कुल बिगिनर होगा, अब भी इतना टाइम है, वो गिने चुने रूल हैं उनको सीख के इस सेक्शन में पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकता है। तो इस सेक्शन में जिसके नंबर कटेंगे उसके लिए कोई माफ़ी का खाता नहीं है, फिर वो ये जॉब डिज़र्व नहीं करता। ये बात ध्यान रखना, इस सेक्शन में किसी के नंबर कटने नहीं चाहिए।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट जो है, मतलब सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, इसमें PQRS भी आ जाते हैं और जंबल सेंटेंस। जैसे जंबल सेंटेंस में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो ABCD करके 4 दिए होते हैं, एक पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दे देंगे, बीच के 4 दे देंगे, तो इस टाइप से वेरिएशन देते हैं। इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा पेपर में अटैम्प्ट करते हुए, और ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आप ओवरनाइट नहीं सुधार सकते। आपका अब तक का एजुकेशन लेवल क्या है, आपकी इंग्लिश के प्रति समझ क्या है, और अब तक की आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है, डेली जैसे आपको प्री टाइम से बताया, आप न्यूज़पेपर अपने रीडिंग करते रहो, प्रीवियस ईयर के आप PQRS सोल्व करो। PQRS हमेशा कोशिश करना कि ऑप्शन एलिमिनेट से सोल्व करो, आप डायरेक्ट सही आंसर की तरफ मत भागो। आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप 50-60 क्वेश्चनों में ऑप्शन एलिमिनेट से ट्राई करोगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, यार इस चीज़ के बाद तो ये हो ही नहीं सकता। जैसे एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, मैं रसोई में गई, वहाँ पर जाके मैंने आटा गूंदा और फिर मैंने सबके लिए रोटियाँ बनाई। अब जैसे 3 सेंटेंस हो गए, इनको मैंने एक ही लाइन में कह दिया। अब इसमें से पहले मैं कहूँ मैंने रोटी बनाई, मैं रसोई में गई, रोटी पहले बना ली, रसोई में बाद में गई, तो यार है दिमाग में कुछ गलत है। तो इस टाइप से आपको समझ के PQRS करने की कोशिश करनी है कि हम उसके मीनिंग को समझें कि पहले क्या चीज़ होगी उसके बाद ये चीज़ होगी। तो इस तरह से आप करोगे तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई भी 2 डाउट नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं, PQRS हो गया। अब इसमें आपको डेली तो मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में टाइम की इतनी सच कमी नहीं पड़ती। बाकी कोशिश करना चौथे-5वें दिन आप एक इंग्लिश का मॉक लगाओ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये तो बात करी हमने आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि मिनिमम स्कोर। दोस्तों ये तो बात करी कि हमें कैसे मेंस की तैयारी करनी है। अब आपको एक रफ़ आइडिया वैसे पहले भी बता दिया, फिर भी एक रफ़ आइडिया बता देता हूँ कि आप अपने दिमाग में इतना स्कोर लेके चलो। अब ये सच नहीं है, कोई बच्चों कहेगा इतनी तो जा ही नहीं सकती, इतनी कम नहीं जा सकती, तो भाई हम ज़्यादा लेके चलेंगे जब भी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोचेंगे उसी हिसाब से हमारा दिमाग मेहनत करता है। तो आपको सच बताऊं, मैंने जनरल की 290 के आसपास बताई थी, तो आपको 290 से 300 की रेंज में जनरल कैंडिडेट है तो उसको टारगेट करना पड़ेगा, और कोशिश करना कि 300 की तरफ ही रहे, 290 की तरफ नहीं तो 300 की तरफ रहने की कोशिश करना, ताकि आप अपने लिए एक जॉब ले पाओ। उसी तरह OBC और EWS में आपको 275 से 80 कोशिश करना, 80 प्लस ही जाओ। इस रेंज में आप रहते हो तो आप अपने लिए एक जॉब ले पाओगे। उसी तरह SC कैटेगरी की बात करें तो SC वाले कोशिश करना 250-260 की तरफ रहने की कोशिश करना, जैसे बाकियों में भी बताया। बाकी ये रेंज आपके लिए रहेगी। और ST कैंडिडेट के लिए भी 225 से 40, तो कोशिश करना 40, जितने ज़्यादा लो उतना ही बेनिफिट है। आप कोशिश करा करो, जैसे NCC कैंडिडेट होते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है मेरे 20 नंबर पक्के हैं, तो उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। प्री में 140, 20 वो 160। अगर वो नॉर्मल मेहनत करते तो उनके वैसे 160 आगे 20 वो जुड़ते तो एक अलग ही एडवांटेज मिलती। तो यही फंडा इसमें है। अगर आप सोच के चलोगे 320 लेने हैं तो आप 320 के हिसाब से मेहनत करोगे। तो अपने दिमाग में ये बैठा लेना, CPO ऐसी जॉब है जो आपको बहुत आसानी से मिल रही है, वरना आज के टाइम में इतना कंपटीशन है। GD के लिए भी इतने लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, MTS के लिए भी। और ये बता दूं, CGL में लगना आसान है, MTS लगना मुश्किल है। उसी तरह से SSC की या जितनी भी भारत में नौकरी है सबसे आसान है CPO के थ्रू 4200 लेना। आप एक सिपाही नहीं बन सकते GD से, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन CPO से SI बन सकते हो आप, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क और थोड़ी सी अपनी मेहनत करोगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो CPO मेंस के ऊपर, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा। उम्मीद करता हूँ जितनी भी मेरी वीडियो होती हैं वो किसी ना किसी वे में आपको बेनिफिट देती होंगी, कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट होता है, हेल्पफुल रहता है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। इसी तरह टाइम टू टाइम जो भी मैं होगा रियलिटी बताऊँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये चीज़ें करो। जो रियलिटी मैंने करी है वो मैं आपको बताऊँगा, और इस तरह से आप करोगे तो आप ज़रूर अपने लिए एक जॉब ले पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।